हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार टाइम कंपटीशन में। तो दोस्तों, रेलवे के साइंस की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 2 जो कि टारगेट होगा 30 में 30 लाने को। तो दोस्तों चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जीन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जीन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन जी ने की थी। कौन? जोहानसन ने जीन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अगर यहीं आपसे मित्रों पूछे जीवाणु का पता किसने लगाया, जीवाणु का पता किसने लगाया है, जीवाणु का पता किसने लगाया अगर आपसे पूछे तो मित्रों हो जाता है कौन? जीवाणु को पता होगा तुलासने ने लगाया। कौन? तुलासने ने जीवाणु की पता कौन लगाया था? सबसे पहले तुलासने ने लगाया था। और यहीं आपसे पूछ लिया अगर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किए थे। कौन? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसका प्रयोग? कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न मित्रों आपसे पूछा कि हृदय का सर्वप्रथम प्रतिस्थापन किसने किया था। तो हृदय का सर्वप्रथम प्रतिस्थापन आपका क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। किसने? हृदय का सर्वप्रथम प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किए थे। और ये अगर आपसे पूछे आँख का दान किया जाता है, आँख का अगर दान किया जाए तो उसमें आँख का कौन सा भाग को दान किया जाता है, कौन से भाग का दान किया जाता है? तो आपका कार्निया का दान किया जाता है मित्रों। कार्निया का दान किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे अगर आप नेत्र दान करने जाते हैं तो आपका नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो आपका कार्निया। और आप आँख का न्यूनतम बिंदु पूछे, अगर समीपतम बिंदु देखने की दृष्टि जिससे हम पता करते हैं हमारे अंदर दूर दृष्टि है या निकट दृष्टि दोष है, तो न्यूनतम बिंदु हो जाता है 25 सेंटीमीटर। हम 25 सेंटीमीटर पर आसानी से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं अगर तो हमारे आँख के अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, मतलब कि हमारा आँख एकदम स्वस्थ है। चलते हैं अगला प्रश्न पूछा है मित्रों, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, या क्या हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाती है मित्रों। अगर किसी पिंड का वेग को हम दोगुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाती है मित्रों। कितनी गुनी? 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो हम बात करें अगर दूरदृष्टि दोष में, तो दूरदृष्टि दोष में लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? तो आ जाएगा उत्तल लेंस। अगर हम आपका लेंस की क्षमता की बात करें तो क्षमता लेंस की किसके मात्रक से मापते हैं? तो डायोप्टर से हम लेंस की क्षमता यानी कि लेंस का मात्रक हो जाता है आपका डायोप्टर। उसके बाद अगर उत्तल लेंस के प्रयोग की बात करें तो उत्तल लेंस हम प्रयोग करते हैं छोटी वस्तु को बड़ी बनाने में। यानी कि मेडिकल में जैसे छोटी ऑपरेशन होते हैं उनको हम उत्तल लेंस की सहायता से देख सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न मित्रों की दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। हम मात्रक पूछा है किसका? दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपका लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। अगर हम पूछ ले गाड़ी का स्पीड किसके द्वारा मापा जाता है। उसके बाद अगर हम पूछे ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई हम किसके द्वारा मापते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई हम डाप्सन के द्वारा मापते हैं। किससे? किसके द्वारा? डाप्सन के द्वारा हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। और गाड़ी का स्पीड हम किससे नापते हैं? स्पीडोमीटर के द्वारा हम गाड़ी की स्पीड को मापते हैं। स्पीडोमीटर जो कि गाड़ी में लगी होती है, इसके द्वारा हम गाड़ी की स्पीड को मापते हैं। फिर अगला प्रश्न मित्रों पूछा है कि
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति का नाम तो आज आपका हो जाएगा क्या, विद्युत मोटर। अगर ये आपसे पूछे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, अगर आपसे पूछे तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, अगर आपसे पूछे तो यह आपका हो जाता है डायनमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायनमो हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले यहीं पर, ये डायनमो हो जाता है मित्रों, डायनमो। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है, अगर आपसे पूछ ले रासायनिक ऊर्जा को अगर आपसे पूछ ले रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका बैटरी जाता है। क्या, बैटरी आपका सही जवाब हो जाता है इसका, बैटरी आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर ये बात करें स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। कितनी बार, 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 72 बार धड़कता है। अगर यही पूछ ले आपसे एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 हो जाता है। कितना, 120/80 mmGG, 120/80 mmGG हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि खोपड़ी का अध्ययन कहलाता है। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है मित्रों, खोपड़ी का अध्ययन आपका फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। कौन, फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम खोपड़ी का अध्ययन करता है। और यहीं नेफ्रोलॉजी अगर पूछ ले आपसे, नेफ्रोलॉजी अगर आपसे पूछ ले, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। और एक और आपसे पूछ ले कि कार्डियोलॉजी बता दीजिए, कार्डियोलॉजी जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, कार्डियोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी में हम गुर्दा का अध्ययन करते हैं। किसका, गुर्दा का अध्ययन करते हैं मित्रों, गुर्दा का अध्ययन करते हैं। और कार्डियोलॉजी में हम हृदय का अध्ययन करते हैं। किसका, हृदय का अध्ययन करते हैं। ये रहा, आपका ध्यान रखना है कि फ्रेनोलॉजी में हम खोपड़ी का अध्ययन करते हैं, नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन करते हैं, और कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं। और हृदय का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक है। कहाँ के रहने वाले हैं, क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न पूछा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपका वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून हो जाता है। कहाँ पे, देहरादून हो जाता है। वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून हो जाता है। और अगर यही बात करें कि आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान बता दीजिए मित्रों, गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है। उसके बाद आपसे पूछ लेता है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है, केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है, तो आपका हो जाता है कहाँ पे, केमिकल नेशनल लेबोरेटरी आपका पुणे में हो जाता है। कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद आपसे गन्ना अनुसंधान पूछे तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाता है। कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाता है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न पूछा है कि आपसे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कौन, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज भी की थी। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन ने की थी। कौन, जे थॉमसन ने किया था, अगर यहीं प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज आपका
रदरफोर्ड ने की थी। कौन? रदरफोर्ड जी ने किए थे। रदरफोर्ड ने की थी किसकी खोज? प्रोटॉन की खोज। फिर बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपका जे थॉम्सन हो जाते हैं। कौन? न्यूट्रॉन की खोज आप जे थॉम्सन हो जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन का आपका जेम्स चैडविक हो जाते हैं। कौन? जेम्स चैडविक हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज आपका रदरफोर्ड ने की थी। कौन? रदरफोर्ड ने की थी। ये ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नींबू में मौजूद अम्ल है। नींबू में मौजूद अम्ल है। नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या? नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और यही बात करें अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपसे पूछे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बाद आपसे पूछे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बाद यहीं आपसे पूछे कि टमाटर में कौन सा, उसके बाद आपसे पूछ लेता है कि टमाटर हो गया, अंगूर हो गया, आपका इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए मित्रों बताइए फटाफट जवाब। हम बात करें टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किसमें? टमाटर में। इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर बात करें तो अंगूर की बात करें तो अंगूर में भी चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 होती है। कुल कितने होते हैं? कुल 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में। उसके बाद हम बात करें अगर जोड़े की, कुल 23 जोड़े होते हैं। कुल 23 जोड़े होते हैं। एक्स वाई ग्रुप जो कि लिंग निर्धारण करता है, एक्स और वाई गुणसूत्र जो होते हैं वे लिंग निर्धारण करते हैं। अगर एक्स गुणसूत्र एक साथ हो जाते हैं, एक्स या गुणसूत्र एक साथ हो जाए तो किसका जन्म होता है? अगर आपसे पूछे एक्स गुणसूत्र एक साथ होते हैं तो किसका जन्म होता है? तो एक बालिका का जन्म होगा। किसका? एक बालिका का जन्म होगा। और अगर आपसे एक्स वाई गुणसूत्र एक साथ में युग्म बनाते हैं तो आपका एक बालक का विकास होता है। चलिए मित्रों अगले चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा आपकी मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका में उत्पन्न होती है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका में उत्पन्न होती है। ये डाट दिया है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। और यहीं आपसे पित्तरस की बात करें तो पित्तरस शरीर में कहाँ उत्पन्न हो जाता है? पित्तरस कहाँ उत्पन्न होता है? और जठररस की बात करें तो जठररस कहाँ उत्पन्न होता है? जिसका जवाब आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं पित्तरस की आपका पित्ताशय में हो जाता है। कहाँ? पित्ताशय में। पित्तरस आपका उत्पन्न कहाँ होता है? पित्ताशय में। और जठररस आपका अग्नाशय में जठररस की उत्पत्ति होती है। जठररस हमारे लीवर में भोजन पचाने की क्रिया में भाग लेते हैं और पित्ताशय भी भोजन पचाने की क्रिया में भाग लेते हैं। चलिए तो मित्रों आज के लिए एक प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्नों का, गैस का विसरण सिद्धांत किसने दिया था? गैस का विसरण सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स ने गैस का विसरण सिद्धांत दिया था। चार्ल्स साहब ने गैस का विसरण सिद्धांत दिया था। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। और हम बता दें कि वीडियो के लिंक में आपका टेलीग्राम ज्वाइन है। टेलीग्राम लिंक लगा हुआ है जिससे आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे PDF आपको मिलता रहेगा। मित्रों अभी ये क्लास आपकी कुछ लेवल कम है, क्लास में लेवल को बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, सेट बढ़ेगा, लेवल को बढ़ाया भी जाएगा। तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल में अगर नए हो तो। और दोस्तों अभी हैंड राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। धीरे धीरे हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी मित्रों। तो चलिए फिर लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि कल होगा। तब तक के लिए राम राम।